हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में। आज डिस्कस करेंगे सेट नंबर 94। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। 93 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से 25 क्वेश्चन ही उठाने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से, समझिएगा, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वार आता है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा कि कौन सा ऐसा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू ज्वार यानी डेंगू जो आता है वो होता है। ऑप्शन दिया गया एडीज, टाइगर, क्यूलेक्स और इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जौन सा आपका ऑप्शन आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर ए बी सी या फिर डी आप दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है एडीज। कहीं कहीं आपको एंडीज भी मिलेगा और पूरा नाम इसका माजा, मादा नहीं, माजा एंडीज। माजा एंडीज ये मच्छर है जिसके काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान का संरक्षण कौन है? संरक्षण नहीं होगा, संरक्षक होगा। क्षमा चाहता हूं। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? राज्यसभा, संसद, उच्चतम न्यायालय और लोकसभा। 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है उसका संरक्षक कौन है। तो सही जवाब जाएगा उच्चतम न्यायालय को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? उच्चतम न्यायालय ही जो इसका संविधान के अंदर जो उसकी संविधान की संरचना है या जो संविधान का अधिकार क्षेत्र है वो कौन निर्धारित करता है? वो उच्चतम न्यायालय ही करता है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो बंदरगाह था वो कहां पर था? दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो सप्ताह के 4 दिन आते हैं। सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को। आज रविवार है, अगला वीडियो फिर कल आएगा सोमवार को। 25-25 क्वेश्चंस का सेट होता है और वीडियो का टाइमिंग होता है रात के 9:30 बजे 9:30 पर। सप्ताह के हम लोग 4 दिन में से 100 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे भाई कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका बंदरगाह कहां पर था? मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा और धोलावीरा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? लोथल इसका सही जवाब होगा। बी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, लोथल ये बंदरगाह कहां पर है? ये गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और लोथल को मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो लोथल है इसका दूसरा नाम क्या है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला, इसको हम लोग लोथल को बोलते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जिसका नाम है क्विज 742 क्विज 742। इस पर ज्वाइन जरूर कीजिए। यहां पर इसका पीडीएफ विद आंसर मिलेगा, साथ ही किसी क्वेश्चन पर आप डायरेक्टली हमसे बात कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस ये कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर को, 26 अगस्त को, 15 मई को और 30 जुलाई को यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका 26 अगस्त। बी इसका राइट आंसर था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपचयन या फिर ऊष्माशोषी। 4 तरह का अभिक्रिया का नाम दिया गया है। आपको क्या बताना है? संक्षारण। संक्षारण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही जवाब क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। ए इसका सही जवाब है। उपचयन अभिक्रिया क्या था? वो अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की बढ़ोतरी होती है। याद रखिएगा, उपचयन प्रक्रिया क्या होता है? वो प्रक्रिया जिसके होने पर हाइड्रोजन परमाणु की बढ़ोतरी होती है, उसको हम लोग उपचयन प्रक्रिया बोलते हैं। और संक्षारण जो है वो उपचयन प्रक्रिया में आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी तरह का जो रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होता है, उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, शामिल होते हैं अभिक्रिया कराने में, उसे क्या कहते हैं? अबकारक, अभिक्रमक, अभिकारक या अबकरण। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब क्या होगा? अभिकारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर रामचरित के लेखक है। उत्तर रामचरित, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तर रामचरित के लेखक है वाल्मीकि, बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। सही जवाब क्या होगा इसका? वाल्मीकि, बाणभट्ट, कालिदास या भवभूति। उत्तर रामचरित के जो लेखक थे वो थे भवभूति। डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो का जो टाइमिंग होता है वो रात के 9:30 बजे आता है, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडे को। 4 दिन ये वीडियोस आते हैं और ये 100 क्वेश्चंस हम लोग वीक में तैयार करते हैं। और ये वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, हमें मोटिवेट कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेके आपके लिए आते रहते हैं और मुझे मेहनत करने में मज़ा आता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ये पीसीएस का क्वेश्चन है। संश्लेषण, विघटन, संलयन और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विघटन। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। किसका? बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। कहाँ? मनुष्य में। सेरिब्रम, खोपड़ी, दिमाग या सेरिबेलम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है। सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसे ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं। और सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का, जो मानव का मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा एक बड़ा हिस्सा है। क्या है? एक सबसे बड़ा हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरिब्रम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मानव का जो मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, तो आप जवाब मारेंगे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये जिम्मेदार होता है शरीर की विभिन्न कार्य क्षमता का। क्या होता है? आपके बॉडी का जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो कार्य क्षमता है, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार स्थित है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, केरल में है या फिर कर्नाटक में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना थोरियम का सबसे बड़ा भंडार, विश्व का भंडार सबसे बड़ा थोरियम का भारत के किस राज्य में है? सही जवाब जाएगा केरल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहां आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही वहां पे क्विजेज भी मिलते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर होती है। और आप सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आप वहां पर किसी भी क्वेश्चन को लेके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर डिटेल में देने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। किसकी बात कर रही है? चंदन का लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज्यादा फेमस राज्य कौन सा है? तो जवाब जाएगा ए को, दैट इज कर्नाटक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा के डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है?
किसके वन को? मैंग्रोव वनों को। सीढ़ी नुमा, सुंदर वन, सदाबहार वन और इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चे जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि गंगा पे बना डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये है सुंदरवन डेल्टा जो गंगा नदी पर बना है। और ये भारत और बांग्लादेश, क्षमा चाहता हूँ, भारत और बांग्लादेश दोनों जगह ये डेल्टा है, दोनों देशों में डेल्टा है। इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। क्या नाम उसका? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। हम ऐसी वीडियोस लेके आपके लिए आते रहते हैं और आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। संविधान का 52वां संशोधन, संविधान का 52nd जो संशोधन था वो किस चीज़ से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, 52वां संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 में जो था 52वां संशोधन हुआ था संविधान का। लेकिन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 52वां संशोधन हुआ किस लिए था? दल बदल के लिए हुआ था, शपथ ग्रहण के लिए, आरक्षण के लिए, या फिर अन्य चीज़ों के लिए? कुछ और अन्य आंसर है तो वो बताइए, यानी अदर्स की बात कर रहा है इसमें। क्लियर है? तो सही जवाब क्या है? तो जो संविधान का 52वां संशोधन जो 1985 ईस्वी में हुआ था वो दल बदल के लिए हुआ था। इसमें दल बदल का व्याख्या की गई थी, जिसके अंदर संसद या विधानसभा के सदस्य दल बदल कर सकते हैं। किसके? संसद या विधानसभा के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सांसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना की बात की थी, उम्मीद करता हूं ये रिसेंट टॉपिक है। तो सांसद, संसद नहीं है, सांसद यानी कौन है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो आपके सांसद चुने जाते हैं उनकी बात कर रहा है। ये पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा, संसद के सदस्य यानी सांसद की बात कर रहा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्मदिन पर की गई थी? कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी? तो जवाब क्या होगा इसका? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो देखो हुआ क्या था, सबसे पहले कुछ जानते हैं इसके बारे में। जो सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना था, इसमें गांव को, ये ग्राम को निर्माण करना, उसके संरचना, अच्छी संरचना बनाना और उसके विकास करना, ये 3 लक्ष्य था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य क्या था? एक अच्छे गांव को निर्माण करना, उसको अच्छी संरचना देना और उसका विकास करना, ये इस योजना का लक्ष्य था। इसका जो स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था 11 अक्टूबर 2014 में। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 में। कौन स्टार्ट किया था इसको? तो प्रेजेंट के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही शुरू किया था। अब तो ये हो गया सांसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था कि किनके जन्मदिन पर? तो 11 अक्टूबर को जो शुरुआत किया गया था तो ये था जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर ही ये योजना को शुरू किया गया था। कौन सा योजना? सांसद आदर्श ग्राम योजना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? यानी अगर आप राज्यसभा, देखिए संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। लोकसभा और राज्यसभा समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हो गया? राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन बोलते हैं या फिर जनता का सदन भी बोलते हैं। समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा, और लोकसभा को जनता का सदन भी बोलते हैं। अब आते संसद के 2 सदन तो हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है इलेक्शन के लिए, वहाँ चुनाव, उसके सदस्य बनने के लिए, वो कितनी है और लोकसभा के लिए कितनी है, इसका जवाब चाहिए। तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम सीमा निर्धारित है वो है 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। सी इसका राइट आंसर हो गया। और लोकसभा के लिए कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में गांव के मुख्यतः कौन सा व्यवसाय अपनाया जाता है? भारत के गांव में मुख्यतः कौन सा व्यवसाय अपनाया जाता है? मजदूरी, कृषि, व्यापार या सरकारी नौकरी?
कौन सा इसका सही जवाब होगा? भारत की गांव में मुख्यतः कौन सा व्यवसाय अपनाया जाता है? सही जवाब है कृषि, बी इसका राइट आंसर है। और भारत की कितनी जनता कृषि पर निर्धारित है? वो है 59%। ये क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में करा चुके हैं कि भारत की कुल जनसंख्या जो है उसका 59% जनसंख्या जो है वो किस पर निर्धारित है? कृषि पर निर्धारित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के दौरान देश के वित्त मंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो भारत का इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका जब उदारीकरण हो रहा था उस समय देश के प्रधान वित्त मंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि सप्ताह में जो 4 दिन वीडियोज आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन क्या था वो देखो। भूदान आंदोलन में क्या हुआ था एक्चुअली में, जिसको जिसको अपनी जमीन थी तो ऐसा था कि पहले सरकारी कानून के तहत ही जमीन का सुधार किया जाता था। सरकारी कानून के तहत ही जमीन का सुधार किया जाता था। तो उसमें ऐसा किया गया कि आप सिर्फ सरकारी नियम से ही आप जमीन में सुधार नहीं कर सकते हैं, स्वैच्छिक भूमि सुधार भी स्वैच्छिक अपने इच्छा से भी आप इसको मतलब सुधार कर सकते हैं। सिर्फ सरकार का ही कानून नहीं चलेगा, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। इसलिए भूमि आंदोलन को भूमि सुधार आंदोलन या फिर स्वैच्छिक भूमि सुधार, क्या है? स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन का नाम दिया गया था। यह आंदोलन कब हुआ था? यह आंदोलन हुआ था 1951 में, 1991 में हुआ था। अब आता है क्वेश्चन कि ये जो आंदोलन हुआ था किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन क्या था, जिसका दूसरा नाम था भूमि सुधार आंदोलन या फिर स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, 51 में की गई थी, 51 में। और इसका लक्ष्य क्या था? आप सिर्फ सरकारी नियम के थ्रू ही नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से भी भूमि में सुधार कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने या विनोबा भावे ने? सही जवाब जाएगा विनोबा भावे को, डी इसका राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? भारत का जो संविधान सभा वो संविधान सभा जो हुआ किसके अनुसार गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, साइमन आयोग और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो देखो, सही जवाब था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। हुआ क्या था उस समय ब्रिटिश प्रधान, देखो और ये कब हुआ था? 1946, 26 मार्च 1946। समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसके अंदर बहुत सारे जवाब छुपे पड़े हैं। 26 मार्च 1946 की बात है जब साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, 26 मार्च 1946 है जबकि साइमन कमीशन भारत आता है। और जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जॉर्ज एटली। ठीक है, जॉर्ज एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और साइमन कमीशन जब भारत आया 1946 में तो उसका कुछ लक्ष्य लेके आया, कुछ एम लेके आया। क्या क्या एम लेके आया समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला उसका था कि संविधान सभा गठन। ये जो साइमन कमीशन कैबिनेट मिशन बना था ये आया था तो 3 सदस्य का एक ग्रुप था। ठीक है, उसी ग्रुप में ये ज्यूरी था और यही सब कुछ डिसाइड कर रहे थे। तो अब क्या होता है कि ये जो कैबिनेट मिशन आए 1946 में, इन्होंने क्या क्या लक्ष्य रखा कि भाई सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरा रखा कि संविधान सभा के सदस्य का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जो अभी भारत में चुनाव होता है वो क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है कि कौन किसको वोट दे रहा है पता नहीं चलता है। तो संविधान सभा का जो सदस्य होगा उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तीसरी बात तो उन्होंने क्या रखी? सबसे पहले क्या? संविधान सभा गठन, उसके सदस्यों को और प्रत्यक्ष निर्वाचन। और तीसरा कंडीशन क्या रखा उन्होंने कि संविधान सभा के जो कुल सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी होगी वो यही निर्धारित करेंगे। ये चीज़ तो उन्होंने संविधान सभा के बारे में रखा, लेकिन एक गुप्त उद्देश्य लेके भी आए थे। गुप्त उद्देश्य क्या था उसे गौण रखा था, वो था सबसे गंदा उद्देश्य था, वो था भारत का विभाजन।
और भारत का विभाजन कर ही दिया, भारत पाकिस्तान टूट ही गया। तो भारत का विभाजन ये इनका अपना गुप्त उद्देश्य था जो कैबिनेट मिशन आया था। क्लियर हो गया। तो भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? ये कैबिनेट मिशन। हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लिए, जानकारी जरूरी होती है। तो ये था कैबिनेट मिशन के बारे में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी क्या है पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, इसकी स्थापना तो वैसे हो गई थी 12 अप्रैल 1988 को ही। तो ये इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये अस्तित्व में कब, इसको मान्यता कब मिलती है? तो मान्यता मिलता है इसको 30 जनवरी 1992 को। और किस एक्ट के तहत? सेबी एक्ट 1992 के तहत, 1992 के तहत इसको मान्यता मिलता है। तो स्थापना हो गई थी 1988 में ही 12 अप्रैल को, मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिलती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है मुंबई। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने और वल्लभ भाई पटेल ने। सही जवाब क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजोन नदी है, कांगो है या फिर मिसिसिपी है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। सही जवाब है कांगो, जो कि अफ्रीका में बहती है। कांगो सबसे गहरी नदी है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, ताकि सप्ताह के 4 दिन वीडियोस आते हैं रात के 9:30 बजे, वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, हम ऐसे वीडियोज़ लेके आपके लिए आते रहते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने? अकबर ने की थी, शाहजहां ने, सिकंदर लोदी ने, बाबर ने। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। और कब की थी? वो किया था 1571 में, 1571 में किया था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संत कबीर का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कब हुआ था? 1384, 1330, 1398 और 1412। सही जवाब क्या होगा? संत कबीर का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब क्या है? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और ये हुआ था 1398 में। 1398 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1518 में। 1518, पूरे 120 साल जिए थे। ठीक है, 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पर, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा समझिए, थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको भी, क्योंकि क्वेश्चंस पलटा के आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 191, 189, 192, 193। तो सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देखो, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको किसी पत्रिका में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को सनरा भी लिखा जाता है, सनरा। ठीक है, तो आप समझिएगा सनरा क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो गया? पहली बात। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। अच्छा, अब इसका काम क्या क्या है? इसका काम है कि इंटरनेशनल कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो बनाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानवाधिकार। क्लियर हो गया? फिर से लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून पे इसका जोर देना है। पहला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय कानून है। दूसरा है कि आर्थिक विकास पे ध्यान देता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पे काम करता है, सामाजिक प्रगति को देखता है और विश्व शांति की भी बात करता है, साथ ही साथ मानवाधिकार की बात करता है। 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में लिख लीजिएगा। अब आते हैं सदस्य देशों की संख्या। इसकी सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193 सदस्य देशों की संख्या है। डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के वीडियो अच्छा भी लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, आपको फायदा ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। और
साथ ही चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर से मिलेंगे आपसे हम मंडे, यानी कल ही मिलेंगे, क्योंकि कल फिर वीडियो का डे है और टाइम क्या रहेगा, रात के 9:30 बजे ही रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।